रही अनंत चतुर्दशी, गणेश विसर्जन के लिए किए गए खास इंतजाम। और आईपीएल के 2021 के दूसरे हाफ का आगाज आज। यूएई में होने वाले इस चरण के पहले मुकाबले में चेन्नई का सामना मुंबई के साथ। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे पंजाब में चल रही हलचल से। जी हां, पंजाब में जबरदस्त राजनीतिक खींचतान जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद कांग्रेस अब तक किसी नए नाम को तय नहीं कर सकी है। कल शाम हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के चयन के लिए पार्टी हाईकमान को अधिकार दे दिया गया है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस कई नामों पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार इस दौड़ में सुनील जाखड़ और सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम प्रमुखता से आगे चल रहे हैं। याद रहे कि सुनील जाखड़ नवजोत सिंह सिद्धू से पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जबकि सुखजिंदर सिंह रंधावा डेरा बाबा नानक सीट से विधायक हैं। इस बीच आज 11 बजे होने वाले विधायक दल की बैठक कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगले कदम पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की आलोचना करते हुए कहा है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धू के नाम पर सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि सिद्धू की पाकिस्तान के नेताओं से दोस्ती है। और सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर आए सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन रहमान अल साउद आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात उन्होंने की। इस दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत जारी है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का कार्यक्रम है। सर्बिया के विदेश मंत्री निकोला सेलाकोविक आज सुबह अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। सर्बिया के विदेश मंत्री आज विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी सर्बियाई विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगी। सेलाकोविक सोमवार को भारत सर्बिया संबंधों पर एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा सेलाकोविक राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सोमवार को दोहा के लिए रवाना होने से पहले सर्बिया के विदेश मंत्री उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने 80 करोड़ लोगों को कोविड रोधी टीके लगाकर नई उपलब्धि हासिल कर ली है। अब तक 80 करोड़ 43 लाख 72 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 85 लाख 42 हजार से अधिक वैक्सीन डोज दी गई हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,773 नए मामले दर्ज किए गए। इस अवधि में 38,945 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। अब देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3,32,158 रह गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में कल कोरोना के लिए 15,59,895 सैंपल टेस्ट किए गए। देश में अब तक कुल 55 करोड़ 23,40,168 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जिसने समझ लिया था गांव और गरीब की दुश्वारियों को, उसने उठाया बीड़ा देश के गांव-गांव को रोशन करने का। छिपा था भविष्य जहां देश के होनहारों का। हमें नए नए अवसरों को, नई नई संभावनाओं को तलाशते हुए अपने गांवों को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाना है। सहकारवाद हमारी परंपरा, हमारी संस्कारों के भी अनुकूल है। कोऑपरेटिव ये सिर्फ कानून नियमों की जंजाल वाली एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि कोऑपरेटिव एक स्पिरिट है,
कोऑपरेटिव एक संस्कार है, एक कोऑपरेटिव एक सामूहिक चलने की मन प्रवृत्ति है। उनका सशक्तिकरण हो, इसके लिए हमने अलग मंत्रालय बनाए कर इस दिशा में कदम उठाया है। अब शहर ही नहीं, गांव में भी हो रहे हैं युवाओं के सपने साकार। पंचायत घर घर बन रही अब जीवन जीने का आधार। देखो गांव में तो ऐसा कुछ था नहीं। हमारे 11 महिलाएं जुड़ी हुई हैं इस समूह से। लक्ष्मी हमारे ग्रुप का नाम है। बहुत अच्छा काम चल रहा है। पहले हम परेशान थे, अब बिल्कुल खुश हैं। खेतों की ये हरियाली घर घर में ला रही है खुशहाली। सशक्त गांव लिख रहे हैं सहकार से समृद्धि की नई कहानी। और ब्रेक के बाद स्वागत है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर आज लखनऊ में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर एक पुस्तिका का भी विमोचन किया जिसमें प्रदेश में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में अक्सर दंगों की घटनाएं होती थी, लेकिन 4.5 वर्ष की उनकी सरकार के दौरान दंगा नहीं हुआ। यही उत्तर प्रदेश है जहां पर पेशेवर अपराधी और माफिया सत्ता के शागिर्द बनकर के सत्ता के संरक्षण में भय और दहशत का माहौल पैदा करते थे, अराजकता फैलाते थे। दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन चुकी थी। आपने 2012 से 2017 के बीच के इस कालखंड को भी देखा होगा, क्योंकि ज़्यादा पुरानी बात मैं नहीं, केवल इससे ठीक पहले का जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी सख्ती के साथ कानून के दायरे में से ला करके उसके खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई भी की गई। 1800 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी संपत्ति जब्त की गई और जब्त करने के साथ साथ जहां पर उन्होंने अवैध निर्माण किए थे वहां पे ध्वस्तीकरण के लिए भी कार्रवाई पूरी मजबूती के साथ चली है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। डीबीटी के माध्यम से पिछले 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्रदेश के नौजवानों के पास, प्रदेश के गरीबों के पास, प्रदेश के महिलाओं के पास, प्रदेश के किसानों के पास देने का कार्य किया। प्रदेश के अंदर पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी गई। किसी भी नौकरी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों में मुख्यमंत्री अपना आवास सजाने पर ध्यान देते थे, जबकि उनकी सरकार ने गरीबों के लिए आवास बनाए हैं। मुख्यमंत्री बनते थे, अपने स्वयं के आवास बनाने के लिए उनमें होड़ लगती थी, सरकारी बंगले गिराए जाते थे। स्वयं के मकान बनाने के लिए और अपने लिए हवेली, बड़ी बड़ी हवेली बनाने के लिए उनमें एक प्रतिस्पर्धा चलती थी। लेकिन इस 4.5 वर्ष प्रदेश के अंदर सुशासन को समर्पित थे, लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार सुशासन को समर्पित थे और हम लोगों ने अपने आवास नहीं बल्कि हम लोगों ने प्रदेश के 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बीते 7 वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है। उज्ज्वला से लेकर
आयुष्मान भारत की ये ताकत आज देश का हर गरीब जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं को मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी को लेकर ट्वीट किया। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि नीलामी में ओलंपिक नायकों के विशेष स्मृति चिन्ह भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस नीलामी में हिस्सा लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीलामी से प्राप्त राशि नमामि गंगे पहल में इस्तेमाल की जाएगी। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया है। देश के करोड़ों आम नागरिकों के लिए अब एक स्वर्णिम मौका है। ये मैं ऑक्शन कर देता हूँ, चलेगा? जहां वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले उपहार जो राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक हैं, उन्हें ई ऑक्शन के जरिए खरीद सकते हैं। इन उपहारों में ओलंपियन नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक दिलाने वाला जैवलिन, अयोध्या में निर्माणाधीन रामलला के मंदिर, चार धाम और वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के प्रतिरूप से लेकर कई बहुमूल्य उपहार शामिल हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को समर्पित इन उपहारों को अब आप भी अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। आप 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच pmmementos.gov.in पर जाकर इस ई ऑक्शन में भाग लें और इन बहुमूल्य उपहारों को अपने घर लाने के अद्भुत अवसर का लाभ उठाएं। इस ई ऑक्शन से अर्जित संपूर्ण राशि मां गंगा को अविरल और निर्मल करने के अभियान नमामि गंगे कोष में जमा की जाती है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में आज गणपति विसर्जन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन द्वारा पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि विसर्जन कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। हाल में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी और उसके बाद महाराष्ट्र एटीएस की सक्रियता की वजह से संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है एवं सीसीटीवी की सहायता से हर जगह नजर रखी जा रही है। मुंबई में पुलिस बल की अतिरिक्त संख्या मंगवाई गई है। इसके अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं राज्य रिजर्व पुलिस बल की भी कंपनियों को तैनात किया गया है। किसी तरह का जोखिम न लेते हुए मुंबई पुलिस ने विसर्जन से ठीक पहले कई अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है जो फरार की सूची में थे। इस बीच मुंबई के शहरी निकाय बीएमसी ने गणेश भक्तों की भीड़ की संभावना को देखते हुए लाइटिंग, क्रेन, तैराक, एम्बुलेंस, अग्निशमन दल एवं अन्य उपाय किए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन द्वारा स्कूल खोलने के आदेश में केवल पुरुष छात्रों और अध्यापकों के उल्लेख से लड़कियों की शिक्षा को लेकर अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। याद रहे कि तालिबान प्रशासन के शिक्षा विभाग ने सभी पुरुष शिक्षकों को काम पर लौटने का आदेश दिया था। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार स्कूल खोले जाने के संबंधी इस आदेश में कहा गया है कि 7वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए शुक्रवार से स्कूल खुलेंगे। हालांकि लड़कियों के लिए स्कूल खोले जाने पर तालिबान ने कुछ नहीं कहा है। ये स्पष्ट नहीं है कि तालिबान प्रशासन महिलाओं को शिक्षा जारी रखने की अनुमति देगा या नहीं। याद रहे कि पिछली तालिबान सरकार में लड़कियों की पढ़ाई पर पाबंदी थी। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच हुए परमाणु पनडुब्बी समझौते के बाद जबरदस्त राजनयिक हलचल जारी है। इस समझौते से नाराज फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका पर समझौते के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। याद रहे कि इस समझौते की वजह से फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ पनडुब्बी सौदा रद्द हो गया है और इस पर फ्रांस बेहद नाराज है। फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूत भी वापस बुला लिए हैं। एक फ्रांसीसी चैनल को दिए इंटरव्यू में फ्रांस के विदेश मंत्री ने इन दोनों देशों पर दो मुंहेपन और विश्वासघात का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार अमेरिका और फ्रांस के राजनयिक संबंध बिगड़े हैं और इससे इस मामले की गंभीरता को समझा जाना चाहिए। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। सहकारवाद हमारी परंपरा, हमारी संस्कारों के भी अनुकूल है। कोऑपरेटिव ये सिर्फ
कानून नियमों की जंजाल वाली एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि कोऑपरेटिव एक स्पिरिट है, कोऑपरेटिव एक संस्कार है, एक कोऑपरेटिव एक सामूहिक चलने की मन प्रवृत्ति है। उनका सशक्तिकरण हो, इसके लिए हमने अलग मंत्रालय बनाए कर इस दिशा में कदम उठाया है। और अब बात आज़ादी के सफ़र की। हर रोज़ हम आपको एक कार्यक्रम दिखाते हैं जिसमें हम बात करते हैं आज़ादी के गुमनाम नायकों की। आज हम आपको दिखाएंगे स्वतंत्रता सेनानी बलवंत राय गोपाल जी मेहता के जीवन की झलकियाँ, जिन्होंने अपना जीवन देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने देश में पंचायती राज प्रणाली तैयार की। आज जाने माने स्वतंत्रता सेनानी बलवंत राय गोपाल जी मेहता की पुण्यतिथि है। 19 सितंबर 1965 को भारत पाक युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वो अपनी पत्नी और कुछ अन्य लोगों के साथ जिस विमान में यात्रा कर रहे थे, उसे पाकिस्तानी वायुसेना ने मार गिराया। उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 19 फरवरी 1900 को भावनगर में जन्मे बलवंत राय गोपाल जी मेहता 1920 में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और औपनिवेशिक दमन का जमकर विरोध किया। उन दिनों औपनिवेशिक दमन के विरुद्ध डटे रहना बहुत कठिन था। बलवंत राय मेहता ने कला स्नातक की पढ़ाई पूरी की, लेकिन देश प्रेम के चलते औपनिवेशिक सरकार से डिग्री लेने से इनकार कर दिया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में मौजूद साम्राज्यवादी शक्तियों पर अपना रुख सार्वजनिक करने के बाद वो सन 1920 में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए और स्वाधीनता की लड़ाई में दिलो जान से जुट गए। उन्होंने गुजरात में स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 1921 में भावनगर प्रजा मंडल की स्थापना की। मेहता ने 1930 से लेकर 1932 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही उन्होंने अन्यायपूर्ण टैक्स लगाए जाने के विरुद्ध इतिहास प्रसिद्ध 1928 के बारडोली सत्याग्रह में भी सक्रिय भागीदारी की। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए 3 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। ब्रिटिश राज के दौरान बलवंत राय मेहता 7 साल जेल में रहे। सन 1957 में उनकी ही अध्यक्षता में बनी समिति ने देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर अपनी रिपोर्ट दी, जिसे आज हम पंचायती राज के रूप में जानते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की ही रिपोर्ट की बुनियाद पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। इसी समिति ने स्थानीय निकायों को नियोजन और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण देने को कहा। मेहता का ये काम बेहद शानदार रहा, जिसका फायदा आज समाज के निचले वर्ग तक को मिल रहा है। पंचायती राज व्यवस्था को ताकतवर बनाने की संस्तुति के चलते ही बलवंत राय मेहता को पंचायत राज के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। समर्पण और दृढ़ व्यक्तित्व के धनी बलवंत राय मेहता अपने पीछे ऐसी अमर विरासत छोड़ गए हैं, जिसकी वजह से इतिहास में उनका नाम सदा अमर रहेगा। और अब बात करते हैं पोषण माह की। पौष्टिक आहार स्वस्थ बच्चों का आधार है। 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक के शिशुओं के लिए मां के दूध के अलावा पोषण युक्त पोषक आहार बेहद जरूरी होता है। आइए समझते हैं कि ऐसे बच्चों के पोषण के लिए कैसे आहार की जरूरत होती है। 6 माह की अवस्था से लेकर 2 सालों तक दिया जाने वाला पोषण युक्त पूरक आहार बच्चे के विकास के लिए बेहद जरूरी होता है। मां का शिशु को 2 साल तक स्तनपान जारी रखना और इसके साथ ही 6 महीने की उम्र से सुरक्षित और पोषण युक्त पूर्ण आहार देने की शुरुआत करना बचपन में शारीरिक विकास में बाधा को दूर करने के लिए आवश्यक है। स्तनपान के साथ ही ये पोषण युक्त पूरक आहार बाल कुपोषण के दौर को खत्म करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अनाज के साथ साथ बच्चे को कहते हैं 4 खाद्य पदार्थ उसके हर भोजन में
जरूर होने चाहिए, जिसमें दालें हैं, हरी सब्जियां हैं, ऑरेंज कलर की सब्जियां हैं, नॉनवेज है, मांस मछली है और साथ के साथ अंडा भी है और दूध से बनी चीजें हैं। 6 महीने के बाद शिशुओं को स्तनपान के साथ साथ पूरक खाद्य पदार्थों की भी जरूरत होती है, जिससे कि वे मजबूत बने और पूरी तरह से विकसित हो सकें। तेजी से बढ़ने और विकास की इस आयु के दौरान केवल मां के दूध से शिशुओं को सभी प्रकार का आवश्यक पोषण नहीं मिल पाता है। जब हम 6 महीने पे शुरू करें तो 2 से 3 चमचे के करीब, जो कि 15 ml के करीब है, इससे शुरू करें। 9 महीने पे आके उसको 250 ml की जो कटोरी है उसकी आधी कटोरी खा लेनी चाहिए और 1 साल तक उसको पूरी 1 कटोरी खानी चाहिए। उसके साथ साथ 2 पौष्टिक नाश्ते भी होने चाहिए। बच्चों को सही उम्र में सही समय पर पोषण से भरपूर पूरक खाद्य पदार्थ खिलाए जाएं और स्वच्छता संबंधी सभी तौर तरीकों का पालन किया जाए तो कुपोषण की समस्या पर लगाम लगाई जा सकती है। निखिल सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बात करें आईपीएल की, तो एक लंबे ब्रेक के बाद इंडियन प्रीमियर लीग 2021 आज से फिर शुरू हो रहा है। यूएई में खेले जा रहे आईपीएल 2021 के दूसरे लेग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। ये मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले लेग में 29 मैच खेले जाएंगे। अब बाकी के 31 मैच यूएई में खेले जाएंगे। पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तो एक बेहद रोमांचक मैच में मुंबई ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। सुपर किंग्स को फैफ टू प्लेसी के फिट होने से काफी राहत मिली है। फिलहाल आईपीएल 2021 की अंक तालिका में दिल्ली कैपिटल्स 8 मैच में 12 अंक लेकर शीर्ष पर है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में लिवरपूल ने क्रिस्टल पैलेस को 3-0 से मात दी। इस तरह लिवरपूल का इस सीजन में अविजित सिलसिला बरकरार है। इस जीत में सादियो माने ने क्लब के लिए अपना 100वां गोल किया। माने ने 43वें मिनट में गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। 10 मिनट बाकी रहते मोहम्मद सालाह ने गोल कर बढ़त को 2 गुना कर दिया। नाबी केता ने अंतिम पलों में गोल कर स्कोर 3-0 कर दिया। शुरुआती 5 मैच में से 4 मैच जीतने के बाद लिवरपूल तालिका में शीर्ष पर है, वहीं क्रिस्टल पैलेस शीर्ष 10 के बाहर है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।